हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वक्फ एक्ट, जिसको कि हाल ही में प्रपोज किया है मोदी गवर्नमेंट ने, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स रखने की बात की गई है और साथ ही हम फोकस करेंगे कि प्रॉपर्टी राइट्स में इसका क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा, कम्युनिटी वेलफेयर में क्या चेंजेस आएंगे और साथ ही इसका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द वक्फ एक्ट, क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स हैं इस एक्ट में। सबसे पहले गवर्नमेंट ने टोटल 40 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है टू द वक्फ एक्ट। इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं अगर हम मोटा मोटा देखें तो सबसे पहले मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी के बारे में क्लेम करता है कि ये उनकी है तो उसको पहले वेरीफाई कराया जाएगा, ताकि इनका मानना है कि इससे फ्रैडुलेंट क्लेम्स नहीं हो पाएंगे, यानी कि इस मामले में फ्रॉड नहीं होने पाएगा। ठीक है, देन इसी तरह रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टीज एज द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लाने की बात की जा रही है और जो मॉनिटरिंग है उसको भी बढ़ाया जाएगा ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से ऑथेंटिकेट की जा सकें। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट का पर्पस है कि जो भी वक्फ बोर्ड के पावर्स हैं उनको लिमिट किया जाए, कि किसी भी प्रॉपर्टी को पहले वो डिक्लेयर कर सकते थे एज वक्फ, ये पावर उनके पास होती थी और उनका ऐसा मानना है कि इसकी वजह से जो आर्बिट्रेरी क्लेम्स हैं वो नहीं हो सकेंगे ऑन द प्रॉपर्टीज दैट मे नॉट लेजिटमेटली बिलोंग टू द वक्फ। ओके, तो वक्फ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को आप चैरिटेबल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर। जो फर्स्ट वक्फ एक्ट है इंडिया के अंदर वो इनैक्ट हुआ था 1954 में। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टीज को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्सेस। ठीक है, और कुछ रीजन में वक्फ बोर्ड मैनेज करते हैं असेट्स को जिनकी जो कॉस्ट है या जिनकी जो वैल्यू है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। फाइन, तो ये टोटल 40 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं टू द वक्फ एक्ट। Now the next point is why is the date of August 5 significant for the government? 5th of August क्यों एक important date मानी गई है for the government? तो 5th of August का एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दो रीज़न की वजह से यहाँ पे। फर्स्ट है एनिवर्सरी ऑफ आर्टिकल नंबर 370 एब्रोगेशन इन 2019। आर्टिकल नंबर 370 को इनकॉर्पोरेट किया गया था इन 1950, जिसके बाद स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया था टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक पॉलिटिकल मूव है इंडियन हिस्ट्री में रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी राम मंदिर की इन अयोध्या इन 2020 ऑन द सिमिलर डेट। ठीक है, राम मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने रखा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब रखा था? 2020 में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है इन इंडियन सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री, जहाँ पे सिंबलाइज करता है एक मेजर रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और थर्ड है पोटेंशियल टू मार्क लेजिस्लेटिव चेंजेस। गवर्नमेंट ऑफन इस डेट को यूज़ करती रहती है टू इंट्रोड्यूस सम टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव चेंजेस, जिससे कि एक हिस्टोरिकल डेट ये बन जाए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑटोनॉमी है वो एक कंटेंशियस इशू था सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, लेकिन आर्टिकल नंबर 370 के एब्रोगेट हो जाने के बाद वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखा गया और लीगल चैलेंजेस भी सामने आए थे। और राम मंदिर साइट की बात करें तो पहले यहाँ पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसको कि डिमोलिश किया गया था 1992 में। ठीक है, तो इसीलिए 5th of August एक सिग्निफिकेंट डेट है फॉर द गवर्नमेंट। Now the third point is how many properties are under वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट। तो वक्फ बोर्ड फिलहाल मैनेज करती हैं 8.7 लाख प्रॉपर्टीज को, और अगर हम बात करें इसको वैल्यू के टर्म्स में तो ये कवर करता है अराउंड 9.4 लाख एकड़्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो इनके ऊपर जो अथॉरिटी है वो वक्फ बोर्ड की होती है, यानी कि वक्फ बोर्ड के पास इनका सारा कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एसेट्स का विच आर इंटेंडेड फॉर पब्लिक वेलफेयर। ओके, तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि मॉस्क भी आते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड सिमेट्रीज वगैरह। और इंडिया के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को फिलहाल गवर्न किया जाता है बाय द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। तो ये जो वक्फ की इनकम होती है इसको यूज़ किया जाता है फॉर चैरिटेबल पर्पजेस, जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ओके, नाउ व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वक्फ एक्ट? तो पहली बार इसको इनैक्ट किया गया था 1954 में। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी
और ये मार्क करता है द बिगनिंग ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द वक्फ प्रॉपर्टीज। उसके बाद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट होते गए। और क्यों ज़रूरी थे इस तरह के अमेंडमेंट? ताकि इस एक्ट को अडाप्ट करवाया जाए टू द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स, और साथ ही जो मैनेजमेंट है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वो भी इन्हांस हो सके। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात किया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर चैरिटेबल पर्पजेज जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और याद रखिएगा वक्फ एक्ट जो है वो दोनों तरह के मुस्लिम्स के लिए अप्लाई होता है, बोथ सुन्नी एंड शिया मुस्लिम्स। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन वेरियस स्टेट। ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्फ इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट? असल में ये जो वर्ड है वक्फ, इसका मतलब होता है स्टे या फिर आप कह सकते हैं हार्ड। ठीक है, और इसका मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि डेडिकेटेड होती हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डेडिकेटेड हैं चैरिटेबल पर्पजेस के लिए, उनको हम वक्फ कहते हैं। इसमें दोनों तरह के एसेट्स आते हैं, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल एसेट। ठीक है, और इनको आप यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। तो वक्फ को यूज़ किया जा रहा है सिंस 7th सेंचुरी टू फंड द मॉस्क एंड स्कूल्स, और फर्स्ट रिकॉर्डेड वक्फ इस्टेब्लिश किया गया था अंडर कैलिफ उमर इब्न अल खत्ताब। ठीक है, जो कि सेकेंड खलीफा थे मुस्लिम्स के। ठीक है, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैंने बताया कि एग्जेम्प्ट होती हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेस इन मेनी इस्लामिक कंट्रीज़, और कुछ वक्फ फंड्स होते हैं जो कि जिनको इन्वेस्ट किया जाता है टू जनरेट इनकम फॉर ऑनगोइंग चैरिटेबल प्रोजेक्ट। फाइन, उसके बाद हु कैन डोनेट द प्रॉपर्टी एज द वक्फ? तो कोई भी एडल्ट मुस्लिम इंडिविजुअल अगर वॉलेंट्री बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट करना चाहता है वक्फ बोर्ड को, तो वो कर सकता है, और ये कोई मैंडेटरी एक्शन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वॉलंटरी होता है टोटली, यानी कि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं या फिर नहीं। और इसीलिए इसको ज़कात से डिस्टिंग्विश किया जाता है, क्योंकि ज़कात जो है वो मैंडेटरी होता है जबकि जो वक्फ है वो वॉलंटरी होता है। ठीक है, और ज़कात बेसिकली एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी है सभी फाइनेंशियली केपेबल मुस्लिम्स के लिए। ओके, सो वक्फ कैन बी फॉर पब्लिक और प्राइवेट बेनिफिट, और यहाँ पे ज़्यादातर फंडिंग दी जाती है स्कूल्स, हॉस्पिटल और मॉस्क्स को। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है वक्फ का वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के टाइम से चला आ रहा है इन द 7th सेंचुरी, और कुछ वक्फ अरेंजमेंट्स कैन लास्ट इनडेफिनेटली बेनिफिटिंग द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। ठीक है, नाउ हाउ डज द गवर्नमेंट प्लान टू ओवरसी द वक्फ प्रॉपर्टीज़? सबसे पहले गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे उनको सुप्रीम अथॉरिटी दी जाएगी इसके रिगार्डिंग, और गवर्नमेंट का प्लान है टू इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इन ओवरसीइंग द वक्फ प्रॉपर्टीज़ टू प्रिवेंट द मिसयूज़, जिससे कि कोई भी मिसयूज़ इनकी प्रॉपर्टीज़ में ना होने पाए। फोकस किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और इस ओवरसाइट का पर्पस है कि इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं फॉर देयर इंटेंडेड चैरिटेबल पर्पजेज एंड नॉट दे आर मिस एप्रोप्रिएटेड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास ये पावर क्यों जा रही है? क्योंकि इनके पास हिस्टोरिकली देखा गया है कि इनको रोल दिया जाता है लोकल गवर्नेंस और लैंड डिस्प्यूट के मामले में, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ में जो मिस एप्रोप्रिएशन है इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास स्पेसिफिक वक्फ लॉज मौजूद हैं टू रेगुलेट द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। ओके, Now the last one is what are the implications of the amendments for the Waqf board? सबसे पहले increased scrutiny of property claims. ये जो amendments हैं इससे ज़्यादा rigorous check conduct किया जाएगा on the claims made by the Waqf board. Then enhanced accountability and transparency. Mandatory verification होगा और साथ ही restriction होगा किसी भी property declaration पे। तो ऐसा माना गया है कि इससे accountability बढ़ जाएगी within the Waqf management। ठीक है, तो ये इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हो गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। और आइए देखते हैं यूपीएससी क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे इसके रिगार्डिंग। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द वक्फ एक्ट अमेंडमेंट्स ऑन प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। Discuss the significance of 5th of August in the context of Indian legislative history. Critically discuss the role of waqf properties in community welfare. Analyze the relationship between religious trust and the state regulations in India. With suitable examples, discuss the challenges that are faced by the waqf boards in property management. तो आइए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ किस तरह से आपको आंसर को अप्रोच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द वक्फ एक्ट अमेंडमेंट्स ऑन प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। ये जो अमेंडमेंट्स हैं इससे क्लियरर
डिलिनिएशन देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स, जिससे कि डिस्प्यूट रिड्यूस होगा ओवर द वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। और साथ ही एक फ्रेमवर्क भी क्रिएट करेगा फॉर एड्रेसिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिलीजियस प्रॉपर्टी राइट्स एंड सिविल प्रॉपर्टी लॉज, जो कि एक कंटेंशियस इशू रहा है इंडिया के अंदर बहुत टाइम से, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने आंसर को क्रिएट कर सकते हैं। The second question is discuss the significance of 5th of August in the context of Indian legislative history. तो 5th August को चूज़ किया जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेजिस्लेटिव चेंजेस, और ये रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल नैरेटिव, जिससे कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट ये दर्शाता है टू द रिफॉर्म्स, ओके। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि इसमें मेजर शिफ्ट देखा गया है पॉलिसी और गवर्नेंस में इन द रिसेंट ईयर्स, जिससे कि जो पब्लिक परसेप्शन है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, ओके। द थर्ड क्वेश्चन वॉज क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन कम्युनिटी वेलफेयर। वक्फ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और सोशल सर्विसेज को फंड करने के लिए, पर्टिकुलरली अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ में। और सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स वक्फ मैनेजमेंट के डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ में पाए जा सकते हैं, जैसे कि टर्की हो गई, जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट, ओके। Now the next question was analyze the relationship between religious trust and the state regulations in India. तो ये रिलेशनशिप कैरेक्टराइज होता है बाय अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन अपहोल्डिंग द रिलीजियस फ्रीडम एंड इन्फोर्सिंग द स्टेट ओवरसाइट, जिससे कि किसी तरह का मिसयूज ना किया जा सके। लीगल फ्रेमवर्क्स जहाँ पे रिलीजियस ट्रस्ट को गवर्न किया जाता है, इस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं ऑफन, एज सीन इन द कंट्रोवर्सीज, जैसे कि टेम्पल के मैनेजमेंट और मॉस्क प्रॉपर्टीज में देखा गया है, ठीक है। Now the next question was with suitable examples discuss the challenges faced by waqf boards in property management. Waqf boards struggle करते हैं because of their limited sources and administrative capabilities, जिससे कि उनके दरमियान ineffective management देखा गया है। प्रॉपर्टी क्लेम्स पे जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद हैं इंडियन कोर्ट्स में, जिसके बाद ऐसा माना गया है कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है इन द जुडिशियल प्रोसेस कंसर्निंग द वक्फ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. Stay tuned for such interesting videos and we will be meeting again. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.